नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सबका विमर्श के इस अंक में, जिसमें हम चर्चा करेंगे माइग्रेटेड बिहारी, साथ ही साथ कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉयज की समस्याओं के ऊपर। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं, श्री गोपाल कृष्णा सर। स्वागत है सर। जी प्रणाम। गोपाल कृष्णा सर जो है वो जिंदल स्टील ट्यूब्स लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं, साथ ही साथ योगा और आयुर्वेद के भी ज्ञाता हैं। तो चलिए आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहारियों को किस संघर्ष से गुजरना पड़ता है, बिहार का इस संघर्ष का अंत क्या है, और कॉरपोरेट्स एम्प्लॉयज की मौजूदा समस्याओं के बारे में। जी आज के दौर में हम देख रहे हैं कि हर दिन जो है लाखों बिहारी देश के विभिन्न हिस्सों में अपने रोजी रोजगार के तलाश में जाते हैं, और उन्हें कई बार कई उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको भी इस दौर से गुजरना पड़ा? जी प्रणाम। जी प्रणाम। शुरुआत सबसे पहले शुरुआत हमेशा भगवान की गणेश वंदना से होनी चाहिए। सर। गणेश वंदना में जब भी शुरू करते हैं तो किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है। और हम लोग जब बाहर रहते हैं तो हमेशा आध्यात्मिक होते हुए भगवान के साथ जुड़े जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जी हाँ, ये अनुभव हर दिल को छूता है जब गांव का बेटा परदेश में रोता है। बिहारी कहकर जो करते हैं तिरस्कार, वो नहीं जानते मेहनत का असली सार। पसीने से सींचा है हमने हर एक ईंट, फिर भी क्यों मिलती है नजरों में पीड़ित चीट। न अपमान से डरे हैं न ठोकरों से हारे, हम बिहारी हैं अपने दम पे हैं सारे। घर की मिट्टी बुलाती है रोज सपनों में, पर रोजी रोटी रोक देती है अपनों में। जी सर। आप आप बड़ा अच्छा विषय पे हम्म, और ऐसे चीजों पे बोला जो हमारे दिल को भी छूती है, और दिल से जवाब दे रहा हूँ। सर। और इन जवाब के बीच में ये होता है कि जितने भी हमारे लोग हैं उनको कुछ समझ में आए कि हम लोगों ने क्या झेला, क्या संघर्ष किया, और जो अभी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी होता है कि जी हाँ, बिहार या किसी छोटे से गांव से जब कोई युवा बड़े शहर की ओर निकलता है तो वह सिर्फ अपना सामान नहीं, अपना सपना, अपनी जड़ें और अपनी उम्मीदें भी साथ लेकर आता है। लेकिन बड़े शहरों की चकाचौंध में कई बार ये जड़ें ही उपेक्षित हो जाती है। मुझे भी इस दर्द से गुजरना पड़ा है जब सिर्फ मेरे लहजे या पहचान के कारण मुझे कम आंका गया। कई बार वो लगता था कि शायद ये दुनिया सिर्फ बड़े नामों और बड़े शहरों को पहचानती है। लेकिन ऐसे समय में मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद आया। सर सुना। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मुमाते संगो अस्त कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47 में जो बताया है कि जी। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो बिना यह सोचे कि क्या मिलेगा। यही श्लोक मेरे जीवन हम्म, का मार्गदर्शक बन गया। और फिर मन से एक कविता निकली। छोटे शहर का सपना हूं मैं, फूल में पला पर चमकता जानता हूं। न पहचान दी किसी ने मुझे, पर खुद को पहचानना जानता हूं। उपेक्षा मिली पर हौसला भी, हर गिरावट में संभलना जानता हूं। मैं बिहार से हूं और यही मेरी शान है। मैं जड़ से जुड़ा पर आसमान जानता हूं। इसीलिए अगर आप भी इस रास्ते पर हैं तो डरिए मत। संघर्ष पहचान की नींव रखता है, और एक दिन वही पहचान दुनिया को बदल देती है। सर, जी धन्यवाद। अभी मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में बिहार में
कई सारी योजनाएं आई हैं, कई सारे विकास कार्य भी हुए हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिर्फ अभी जो है ये एक क्षणिक विकास है, या फिर ये बिहारियों के उस संघर्ष का एक अंत आ रहा है, अब बेहतर एक दौर आ रहा है? क्या यह बिहार की संक्रांति काल है? सवाल सिर्फ एक राज्य की राजनीति का नहीं बल्कि एक सभ्यता की दिशा का है। बिल्कुल सर। बिहार में जो हालिया बदलाव आए हैं, हम्म। चाहे वो राजनीतिक गठजोड़ हो, युवा आंदोलनों की लहर हो, या नई योजनाओं की घोषणाएं, सवाल ये नहीं है कि ये सिर्फ चुनावी शतरंज का हिस्सा है या सत्ता की कुर्सी का संतुलन। सवाल ये है, क्या ये बिहार का संक्रांति काल है? हम्म। और मैं कहता हूं, हाँ, यह एक संक्रांति काल है। संक्रांति का अर्थ सिर्फ सूर्य के बदलते बदलते स्थान से नहीं होता है, बल्कि चेतना के परिवर्तन से होता है। आज बिहार का युवा पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। वो अब जाति, हम्म। धर्म और भाषणों से आगे बढ़कर सवाल कर रहा है। मेरे जिले में कॉलेज क्यों नहीं है? मेरे गांव में इंटरनेट और स्वास्थ्य सुविधा कब आएगी? मुझे पलायन क्यों करना पड़े? ये सवाल सत्ता से नहीं, सिस्टम से जवाब मांगते हैं। और जब समाज सवाल करने लगे तो समझ लीजिए संक्रांति की शुरुआत हो चुकी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7 में उन्होंने बताया है। इसका अर्थ है, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं स्वयं धरा पर आता हूं। आज धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जनता का अधिकार, शिक्षा, सम्मान और अवसर भी है। तो जब बिहार में नए विकल्प बनते हैं, जब युवाओं की आवाज सड़क तक पहुंचती है, जब पुरानी व्यवस्था से नई चेतना टकराती है, तो ये सिर्फ चुनाव नहीं, एक संस्कृति का पुनर्जागरण है। हाँ, जी। हो सकता है कुछ फैसले सिर्फ सत्ता संतुलन के लिए हों, लेकिन उनके बीच भी बदलाव के बीज बोए जा सकते हैं। अगर हम सतर्क रहें, जागरूक बने और निष्क्रिय न हो, बिहार आज संघर्ष से संक्रांति की ओर बढ़ रहा है। और ये बदलाव सत्ता से नहीं, समाज से आएगा। जी बिल्कुल धन्यवाद। सर। आज के डेट में जो कॉरपोरेट्स एम्प्लॉय है वो कई प्रकार की स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपका एक लंबा योगा और आयुर्वेद में आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए हमें ये भी बताने का प्रयास करें कि युवा उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकता है योगा और आयुर्वेद के द्वारा। एक समय था जब मैं खुद भी तनाव, अनिश्चितता और भारी मानसिक दबाव से जूझ रहा था। और तब मुझे समझ आया कि हमारी प्राचीन परंपराओं में वो शक्ति है जो आज की सबसे जटिल समस्याओं को हल कर सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ सरल लेकिन गहरे गहरे असर वाले योग टिप्स भी देना चाहूंगा, सर। खासकर आज के एम्प्लॉइज या प्रोफेशनल्स के लिए। कि प्रथम, सबसे पहले, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। दिन की शुरुआत अगर शांत मन से हो तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में चलता है। आयुर्वेद कहता है, सत्व का समय यही है। दूसरा बताऊंगा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, हम्म। 5 से 10 मिनट सुबह और शाम करें। यह आपकी सोच, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन को स्थिर करता है, तनाव कम करता है और अंदर से ऊर्जा देता है। उसके बाद तीसरा कहूंगा कि भुजंगासन और बलासन, कोबरा पोज एंड चाइल्ड पोज। जो लोग 8 से 10 घंटे कंप्यूटर या कुर्सी पर बैठते हैं, उनके लिए आसन रीढ़ की हड्डी को आराम देने वाला है।
और एक आयुर्वेदिक सुझाव भी दूंगा साथ में, चौथा, कि दिन में आंवला रस या त्रिफला चूर्ण का सेवन करें डिटॉक्स के लिए। अश्वगंधा तनाव कम करने वाली एक अद्भुत जड़ी बूटी है। रात को दूध में केसर और जायफल मिलाकर पिए, इससे नींद अच्छी आती है। योग केवल व्यायाम नहीं है, एक जीवन पद्धति है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही है जो कर्म में कुशलता लाता है। तो जब एम्प्लॉयज योग को अपनाते हैं तो वो सिर्फ स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं रहते, वो अपने कार्य में, टीम वर्क में और निर्णय में भी बेहतर बनते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट केवल एक कॉरपोरेट शब्द नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है। अगर हम दिन के केवल 20 मिनट योग को दें तो जीवन के बाकी 23 घंटे और भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। इसको अपनाकर हम अपने दिन को बना सकते हैं। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, हम देख सकते हैं कि योगा का ही ये प्रभाव है कि आज आप इतने वर्कलोड के बाद जो है इस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं। चूंकि मैंने मैक्सिमम जो देखा है वाइस प्रेसिडेंट्स जो होते हैं किसी बड़े एमएनसीज के, वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो सर आज एक टर्म्स बहुत ज्यादा जो है चर्चा में है, जो कि हम लोग सोशल मीडिया में भी देखते हैं छाया हुआ है, जो कि एक प्रतिबिंब ही है समाज का, कि कॉरपोरेट स्लेवरी जैसे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ स्टाइल से लेके सब कुछ जो है एक तरीके से लगता है कि वो सिर्फ वर्क के लिए ही बने हैं इंसान। कहीं पर 70 घंटे की लोगों को मोटिवेशन दिया जा रहा है, कहीं 90 घंटे के, जिसे मोटिवेशन कहे या शोषण मोटिवेशन के नाम पे। तो इस कल्चर के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर? जो पुराना कल्चर था, पुराना जी। कल्चर था जो कॉर्पोरेट सिलेबरी आप बोल रहे हैं, हम्म। तो किस तरह से था और आज के समय में कैसा है, ठीक है ना। और 20 साल के बाद कॉर्पोरेट और कर्मचारी का रिश्ता कैसा होगा। हम्म। तो मैं कहूंगा ये रिश्ता अब आदेश और आज्ञा का नहीं बल्कि साझेदारी और उद्देश्य का बनने जा रहा है। हम एक ऐसे साइलेंट रिवॉल्यूशन के दौर में जहां सब कुछ चुपचाप बदल रहा है। न कोई नारे लग रहे हैं, न कोई मोर्चा निकला, लेकिन ऑफिस के केबिन में, वर्क फ्रॉम होम की स्क्रीन पर और जूम कॉल्स के बीच एक नई चेतना आकार ले रही है। अब पूरा पूरा आपको बता रहा हूँ कि जैसे अब एआई और जी। ऑटोमेशन आ गया, आज जिस काम को 10 लोग करते थे वो आने वाले 10 साल में एक मशीन कर देगी। तो सवाल हम्म। उठेगा कि क्या इंसान अब केवल रिप्लेसेबल रिसोर्स बन जाएगा। यहां से शुरू होती है कॉरपोरेट स्लेवरी वर्सेज ह्यूमन वैल्यू की जंग। बिल्कुल सर। लेकिन जैसे जेन जेन जी और आने वाली अल्फा जनरेशन इस स्लेवरी को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह पीढ़ी सवाल करती है, समझती है और सबसे जरूरी अपने मूल्य को जानती है। जी सर। साइलेंट रिवॉल्यूशन क्या है? ये क्रांति न सड़क पे है, न संसद में है, ये ऑफिस के अंदर हो रही है। लोग अब 9 से 5 नहीं, मीनिंगफुल वर्क चाहते हैं। टाइटल्स नहीं, रेस्पेक्टफुल कल्चर चाहते हैं। पर्क्स नहीं, पर्पस चाहते हैं। और धीरे धीरे कंपनियां भी यह समझने लगी है कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो काम के बदले में सिर्फ वेतन नहीं, सम्मान और स्वतंत्रता भी देनी होगी। बीस बिल्कुल। साल बाद मैं एक ऐसी दुनिया सर। देखता हूं हम्म। जहां कर्मचारी एक संपत्ति नहीं, साझेदार होगा। जहां कंपनियां मुनाफा नहीं, प्रभाव गिनेगी। और जहां काम का अर्थ होगा खुद को बेहतर बनाना और दुनिया को भी बेहतर बनाना। और मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि योग और अध्यात्म से भी जुड़ा हूं, जिसके कारण इतना एनर्जेटिक और इस रूप जी में काम बिल्कुल। कर पाए, तो महाभारत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय
परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म कर्तव्य पहचान में मर जाना भी बेहतर है बजाय किसी और की नकल करने के। जेन जी यही कर रही है, वो कॉरपोरेट सिलेब्रिटी की नकल नहीं करना चाहती है, वो अपने स्वधर्म को पहचान रही है। और जब ये पहचान एक पूरी पीढ़ी में जागे तो समझिए क्रांति आ चुकी है। जी, धन्यवाद सर। तो मेरा तो मेरा मानना है जी। तो मेरा मानना है कि आने वाले 20 वर्षों में कंपनियां उस एम्प्लॉय को नहीं चुनेगी जो चुपचाप आदेश माने, बल्कि उसे चुनेगी जो सोचे, सवाल करे और संवेदना से काम करे। और एम्प्लॉय भी कंपनी नहीं चुनेगा, कल्चर चुनेगा, काउच चुनेगा। ये बदलाव धीरे है, बहुत धीरे है, लेकिन अनिवार्य है। और यही है आने वाले युग की असली क्रांति। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज के इस अंक का निष्कर्ष ये हमें दिख रहा है कि बिहार एक संक्रांति के दौर से गुजर रहा है, और यह संक्रांति राजनीतिक रूप से न होके एक सामाजिक चेतना से उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ कॉरपोरेट्स में जहां रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जेनजी इज ए नाइटमेयर फॉर द एम्प्लॉयर, वहीं पर जेनजी मिलेनियल से एक बोल्ड जनरेशन है जो कि अपने एक्सप्लॉयटेशंस को रिजेक्ट कर रही है। और आने वाले दौर में ये जो एक्सप्लॉयटेटिव कॉरपोरेट्स हैं उनको रिप्लेस होना पड़ेगा एक कोऑपरेटिव कॉरपोरेट्स के रूप में। धन्यवाद दर्शकों। मैं एक छोटा सा सर। चीज कहूंगा ठाकुर साहब की, जी। एक छोटी सी चीज है, बस चिंगारी जलानी ही चाहिए। और हम्म। आपको एक छोटा सा मैसेज भी दूंगा कि मैं अभी जिंदल स्टील ट्यूब्स में वाइस प्रेसिडेंट भी बना हूं। जानते हैं कि सर। साइंटिफिक ब्रीदिंग टेक्निक में नंबर हूं, अपने हम्म। जीवन में कभी मेडिसिन 10-15 सालों में नहीं लिया है। अभी मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव किया हूं कि जो आपका एक पाइनेक्स स्टील है बिहार में, जो जी। पाइप बनाती है, ट्यूब बनाती है, जी। उनको हमने बुला के उनके साथ एग्रीमेंट का प्रोसेस हमारा चल रहा है। जी। सिर्फ बिहार होने के कारण मैं हम्म। उसमें इंटरेस्ट लेके उनको यहाँ पे, और जिंदल स्टील ट्यूब के साथ एग्रीमेंट की प्रक्रिया हमारे साथ चल रही है। 2 मीटिंग्स हो चुकी है। जी। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वहां से जुड़ा हुआ हूँ। और उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के बाद ये फायदा होगा कि जिंदल स्टील जो पाइप है, जो मुख्य रूप से जीआई पाइप, एमएस पाइप और रूफिंग सीट है, और उसके साथ साथ एमएस पाइप है, तो वो हमारा प्रोडक्शन बिहार और झारखंड में शुरू हो जाएगा, जिससे जी कि सर। बहुत सस्ते दामों पे हमारा जिंदल स्टील ट्यूब भी एक कम्पिटिटिव रेट में इजिली लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। और उस प्लांट में भी कम से कम 100-200 लोगों को आ, रोजगार। रोजगार मिलेगा। और डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से वहाँ हमारे जितने भी डीलर्स होंगे, फ्रेंचाइजी लेंगे, जो भी शॉपकीपर्स होंगे, इनडायरेक्ट रूप से मुझे लगता है कि 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरे लिए एक छोटा इनिशिएटिव है, बट कम से कम 5,000-10,000 लोगों को इसमें रोजगार जरूर मिलेगा। वो मैं जुलाई में फर्स्ट वीक में शुरुआत हो जाएगी। सर, ये आपकी बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। अगर इसी तरीके से हमारे बिहार से जितने बाहर गए के राज्यों में गए हुए प्रवासी बिहारी हैं, वो सब अगर इस प्रकार से एक थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग दे, तो बिहार का फिर से पुनरुत्थान शायद ज्यादा दूर अब नहीं है।